हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 198 और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची नहीं आपको बताना, अमृत का। ऑप्शन में दे रखा पीयूष, सूरा, सोम, सुधा। पहले तो हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरा। सूरा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सूरा है किसका, इसके बारे में जान लेते हैं। सूरा ये हो जाएगा आपको, शराब समझते हैं, शराब, वाइन, शराब। सूरा शराब का पर्यायवाची है, इसको शराब बोलते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं इसको, शराब को मदिरा, मदिरा बोलते हैं ना, मदिरा, शराब। और उसको क्या, दारू, 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 मदिरा, शराब, सूरा, ये सभी इसका पर्यायवाची है। बाकी इसके अलावा जो पीयूष है ये तो अमृत का पर्यायवाची है ही। सोम और सुधा ये सभी अमृत का पर्यायवाची है, यानी ये दोनों भी अमृत का पर्यायवाची है। सोम, सुधा, पीयूष, अमृत ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। तो बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन बी में दिया था सूरा, ये अमृत का नहीं था, ये शराब का था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है का मतलब क्या है, वो शब्द स्त्रीलिंग है ना। क्या कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इसको देखेंगे, सिर्फ पुल्लिंग को, आगे पढ़ेंगे भी क्वेश्चन को नहीं। इसलिए प्रश्न को बनाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्रश्न में बोला क्या गया है, करना क्या है, उसके बाद ही बनाना है। तो प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं है का मतलब क्या, वो शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द को आपको चुनना है। तो ऑप्शन में दिया चिड़ा, चिड़ा तो ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है चिड़िया। क्या होता है, चिड़िया। बूढ़ा, तेली, सरकार। अब आपको बताना कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। बूढ़ा तो पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया। तो आपको स्त्रीलिंग ढूंढना था। तो बूढ़ा तो पुल्लिंग था, चिड़ा भी पुल्लिंग था, उसका स्त्रीलिंग बता दिए, चिड़िया होता है, बूढ़ा का बुढ़िया होता है। तेली, तेली ये भी पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा तेलिनी। क्या होगा, तेलिनी, तेलिनी। यानी ये तीनों शब्द पुल्लिंग था, इसका स्त्रीलिंग क्या था हम बता दिए। आपको स्त्रीलिंग चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकार। सरकार ये स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो सरकार गिर गई, कोई नहीं बोलता गिर गया, गिर गई, क्योंकि सरकार स्त्रीलिंग है। सरकार कैसा शब्द है, तो सरकार स्त्रीलिंग है, सरकार गिर गई, याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, संपत ने उस समय ... का साथ दिया, यानी किसका साथ दिया। भाववाचक संज्ञा से वाक्य को पूर्ण करना है, यहाँ भाववाचक संज्ञा आएगा। तो ऑप्शन में दिया सच्चाई, दुकानदार, माँ, मित्र। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना, वो भी भाववाचक होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। संपत ने उस समय का साथ दिया, किसका, दुकानदार का साथ दिया, माँ का साथ दिया, मित्र का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, वो भी आपको भाववाचक संज्ञा होना चाहिए, जो आप यहाँ पे आप भरिएगा। तो दुकानदार, माँ, मित्र ये तीनों व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपको भाववाचक संज्ञा से फिल करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चाई। सच्चाई भाववाचक संज्ञा है, सच्चाई भाववाचक संज्ञा है। तो संपत ने उस समय सच्चाई का साथ दिया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, उसके बाद एक और कौन सा है, द्रववाचक, द्रववाचक। तो ये 5 भेद है संज्ञा के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। वर्ड मतलब ऑप्शन में दिया तो निरीह शब्द है, निरीह। इसको लिखा कैसे जाएगा वो आपको बताना है, उसके बाद इसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो निरीह लिखा कैसे जाएगा, तो नौ में हर्षेई, रो में दुर्घेई, तब हो निरीह। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, यहाँ पे दोनों जगह हर्षेई दिया है, यहाँ दोनों जगह दुर्घेई दिया है, यहाँ पे नौ में दुर्घेई दे दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निरीह। नौ में हर्षेई, रो में दुर्घेई, और उसके बाद हो निरीह। निरीह का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है इच्छा एवं तृष्णा होता है, किसी को इच्छा एवं तृष्णा का ना होना, उसे ही बोलेंगे निरीह, इच्छा एवं तृष्णा का ना होना। लिख देते हैं, इच्छा एवं
किसी को इच्छा होता, तृष्णा होता, इच्छा एवं तृष्णा से रहित, मतलब किसी भी तरह की इच्छा तृष्णा नहीं होना। निरीह का अर्थ होता है। निरीह लिखा कैसे जाएगा हम आपको बता दिए, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है चरण कमल पद में कौन सा समास है। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चरण कमल। इसमें आपको बताना समास कौन सा है, द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या अव्ययभाव है। चरण कमल का अगर आप समास विग्रह कीजिएगा, चरण कमल, चरण कमल का समास विग्रह अगर कीजिएगा तो इसका समास विग्रह कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, तो कमल के समान चरण, कमल के समान, कमल के समान चरण हो जाएगा कमल चरण। ठीक है, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास। तो द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, अव्ययभाव नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। चरण कमल शब्द में पद में कौन सा समास है, कर्मधारय है, और इसका विग्रह कीजिएगा तो कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल चरण, कर्मधारय समास। समास के कितने भेद, तो 6 भेद हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास बोलते हैं। समास के कितने भेद, 6 भेद हैं। कौन कौन होता है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, उसके बाद बहुव्रीहि, और उसके बाद कर्मधारय। ये समास के 6 भेद है। 6 भेद का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। नरेंद्र का संधि विच्छेद, नरेंद्र, इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो नर धन इंद्र, नर धन इंद्र हो जाएगा नरेंद्र। तो यहाँ पे नर धन इंद्रा दिया था, गलत हो जाएगा। यहाँ नर धन इंद्र तो दिया है लेकिन दुर्गे ही दिया है, दुर्गे नहीं होगा, हर से ही होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ नरे दिया है तो ये तो होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नर धन इंद्र, नरेंद्र हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरह अगर महेंद्र रहेगा, महेंद्र, महाधन इंद्र, महेंद्र। गजेंद्र रहेगा तब गजेंद्र, तो गज, गज धन इंद्र, गजेंद्र। सुरेंद्र रहेगा तब सुरेंद्र, तो सूर धन इंद्र, सुरेंद्र। याद रखिएगा, महेंद्र महाधन इंद्र, गजेंद्र गज धन इंद्र, सुरेंद्र सूर धन इंद्र। यहाँ पूछा था नरेंद्र, नर धन इंद्र। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है सीता स्कूल गई है। यह वाक्य निम्न में से किस काल को दर्शाता है। सीता स्कूल गई है, यह वाक्य जो है सेंटेंस किस काल को दर्शाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संभाव्य भूतकाल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखिए, इसको समझिए। भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। यहाँ 6 भेद कौन कौन है, यहाँ सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संभाव्य भूत। चार तो यहाँ दिया है, एक हेतुमत भूत, एक संदिग्ध भूत। तो 6 है भूतकाल के भेद। याद रखिए, भूतकाल के भेद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ प्रश्न में बोला गया कि सीता स्कूल गई है, इस वाक्य में कौन सा काल को दर्शाता है, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे, जिस भूतकाल की क्रिया जो है उसमें किसी विशेष समय का ज्ञान ना हो, उसे बोलेंगे सामान्य भूतकाल। यानी जिस भूतकाल की क्रिया से किसी खास विशेष समय का ज्ञान ना हो उसे बोलेंगे सामान्य भूतकाल। जिस तरह हम यहाँ बोल देंगे राधा गई, पता नहीं, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि राधा गई है, तो ये सामान्य भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पे फिक्स है, सीता स्कूल गई है। हाँ, जब फिक्स रहेगा, अगर ये फिक्स रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। ये जो आसन्न, ऑप्शन तो यहाँ दिए ही नहीं आसन्न, रुकिए एक ऑप्शन यहाँ लिख दीजिए, ई में लिख दीजिए आसन्न, आसन्न भूतकाल। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, आसन्न भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल से क्या होता है, आसन्न भूतकाल किसे कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि अभी कुछ समय पहले ही मतलब जो क्रिया है वो पूर्ण हुई है, तो उसे बोलेंगे आसन्न भूतकाल। जैसे मैंने आम खाया है, सीता स्कूल गई है तो यहाँ पे आप
पता चल रहा है कि तुरंत अभी काम खत्म हुआ, सीता स्कूल गई है, मैंने आम खाया है, मैंने किताब पढ़ लिया है, तो ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, संभाव नहीं होगा, संभाव में संभावना दर्शाता है। जिस तरह इसमें एक उदाहरण देते हैं हम, जिस तरह देखिए इसको किसको संभाव है, संभाव का क्या कहते हैं उसको, डेफिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ने, क्या कहते हैं आइडिया लगाते हैं संभावना कि लगता है मार्केट बंद हो गया होगा, दुकानें बंद हो गई होगी, वही है संभावना दिखाएगा, संदिग्ध दिखाएगा ना, तो वो भी नहीं होगा। अब पूर्ण तो जानबे करते हैं, पूर्ण अपूर्ण उसे भी देख लीजिएगा। पूर्ण इसको बोलिए कि क्रिया की जिस रूप से कार्य पहले ही हो मतलब पूर्ण हो चुका है। जिस तरह मैंने क्या बोलते हैं, मैंने मोहन को मारा था, मतलब काम कर गया, हाँ मैंने उसको मारा था, मैंने उसको मारा था, ये पूर्ण हो जाएगा। और जिसमें पता नहीं चले वो अपूर्ण होता है। तो याद रखिएगा, सीता स्कूल गई है, अभी काम को तुरंत होने का बात हो रहा है कि हाँ तुरंत अभी समय प्रेजेंट में, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। बाकी भूतकाल के 6 भेद लिख देते हैं। इसमें ना चारों का अगर मतलब छबों का डिफिनेशन पता रहेगा तभी आप बना पाइएगा ऐसे प्रश्न को। भूतकाल के भेद 6 भेद, कितने भेद? 6 भेद। 6 भेद कौन कौन है उसे हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। पहला हो जाएगा सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल, उसके बाद पूर्ण भूतकाल, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद संदिग्ध संभावित संदिग्ध भूतकाल, कितना 4 नंबर। 5 नंबर में हेतु मद, हेतु मद भूतकाल। और छठा कौन सा हो जाएगा? छठा आसन्न भूतकाल। ठीक है, ये 6 भूतकाल के भेद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उसने चाकू से फल काटे। वाक्य में कौन सा कारक है? उसने चाकू से फल काटे, उसका जो उंगली है वो चाकू से सटा हुआ है। जब सटल रहेगा तो करण कारक, हटल रहेगा बिछड़ेगा तो अपादान कारक। हम पहले ही बता दिए। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को, करण का है से, संप्रदान का है को के लिए, अपादान का है से। तो यहाँ पर से आया है, करण का भी से है, अपादान का भी से है। तो हम डिफरेंस बता दिए, करण में सटल रहेगा, चिपकल रहेगा, अपादान में हटेगा, बिछड़ेगा, हटल रहेगा। हाँ, पेड़ से पत्ता गिरता है, सीता स्कूल से आ गई तो यहाँ बिछड़ रहा, अलग हो रहा, अलगाव का बात हो रहा होगा तो अपादान, जब सटा हुआ रहेगा तो करण। तो यहाँ उसने चाकू से फल काटा, नहीं सटा हुआ, उसका उंगली और चाकू सटा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करण कारक। नेक्स्ट है उन्नत शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग बता दिए, उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है प्रत्यय अंत में। तो इसका अगर पहले अगर संधि विच्छेद कीजिएगा, उत धन नथ, नथ ये मूल शब्द है और नथ मूल शब्द में आपको उत उपसर्ग लगकर बन गया उन्नत। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग क्या है? उत है, तो अन होगा नहीं, उन होगा नहीं, उत तो होगा लेकिन हलंत वाला होगा, यहाँ तो बिना हलंत वाला था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्नत में उत उपसर्ग है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? इसको हटा देते ना तो फिर पीडीएफ में दिखेगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? यानी डिब्बा का आपको बहुवचन बताना है, तब ना उसका एक वचन डिब्बा होगा। तो जो शब्द है डिब्बा, डिब्बा एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? डिब्बे। डिब्बा का बहुवचन डिब्बे। तो डिब्बे का बहुवचन, डिब्बे बहुवचन है, इसका एक वचन डिब्बा, डिब्बा का बहुवचन डिब्बे। तो प्रश्न बोला गया डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बाग नहीं होगा, डिब्याग नहीं होगा, डिबिया नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डिब्बे बहुवचन है, इसी का एक वचन है डिब्बा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्न को बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।